हेलो सबको भाई, मैं हूं आशीष शौकीन। आज है हमारे पास टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड वेरिएंट टॉप ऑफ द लाइन ZX ऑप्शनल, जिसमें एडास वगैरह सारी चीज़ें आती है। कुछ इस टाइप की इसकी की मिल जाती है, जिस पे आपको इनोवा का ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है। फॉर्च्यूनर से मिलती जुलती इसकी की होती है। बाकी इसके अंदर सारे रिक्वेस्ट सेंसर्स वगैरह आते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, आपको प्रॉपर तरीके से पैसिव एंट्री मिल जाती है, क्योंकि आप इस पर डायरेक्ट हाथ लगाओगे गाड़ी आपकी ओपन हो जाती है। और जो इको स्पोर्ट पे भी कई लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे आप ऐसे टच करोगे गाड़ी आपकी लॉक हो जाती है। टायर्स की बात करें तो आपको देखने में बहुत ही छोटे टायर्स लग रहे होंगे, लेकिन ये 255 18 इंचेस टायर्स हैं, जो कि देखने में अच्छे हैं। और ये गन मेटल फिनिश। आगे की तरफ आपको बड़ा सा टोयोटा का लोगो मिल जाता है, कैमरा मिल जाता है 360 के लिए। और नीचे की तरफ आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर DRL मिल जाती है, जो दिन में आपकी ग्लो करती है। आप गाड़ी को ऑन करते हो तो ये इंडिकेटर के भी काम करती है, जब आप इंडिकेटर का बटन दबाते हो। फॉग लैंप इसमें आपको छोटा सा मिलेगा यहाँ। ये गाड़ी मैंने रात को भी काफ़ी चलाई है, लेकिन रात को मैं आपको बता दूँ, इसका थ्रो अच्छा है अगर आप कंपेयर करते हो फॉर्च्यूनर से, तो नॉट उसके लेवल। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाता है हाइब्रिड, जो बताता है कि बार बार कि भाई हमारी गाड़ी हाइब्रिड है। और ये लोग आजकल हाइब्रिड गाड़ी बनाने का एक ट्रेंड बन गया है। आपने देखा होगा टोयोटा की वजह से ही ग्रैंड विटार अभी बिक रही है हाइब्रिड में, और अब ये भी मिल रही है। अगर जिसको इस पे वेटिंग पीरियड ज़्यादा लगता है तो वो ले सकता है इन्विक्टो, जो इससे 1-1.5 लाख रुपये सस्ती है। बस उसमें 2-3 फीचर्स की कमी आती है। एक आगे फॉग लैंप नहीं मिलेगा, और अगर आप पीछे की तरफ उसमें बात करोगे तो आपको एक ये जो अपनी पावर्ड सीट्स वगैरह होती है, आप देखो ये वाली सीट्स, जो लग्जरी आपको कंफर्ट होता है, ये वाली सीट्स आपको उसमें प्रोवाइड नहीं हो। रियर में आपको सनशेड मिल जाता है प्रॉपर अच्छे तरीके से। यहाँ पे आपको एक अच्छा कंफर्ट फील होता है। अगर आप अंदर बैठते भी हो तो यहाँ से आप अपनी सीट्स को लंबर सपोर्ट के लिए इसको इंक्रीज कर सकते हो, अपने पैर को अच्छे से रिलैक्स करके। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि ये वाली सीट इलेक्ट्रिक नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रिक नहीं है तो जो सफारी में मिलता है, तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि इसको आगे करने के लिए पीछे से आपके पास कोई बटन नहीं दे रखा कि आप इसको पकड़ के आगे कर दो। तो वो आगे से ड्राइवर को बोलना पड़ेगा कि इसको आगे करो, फिर आप यहाँ पे लेट के आराम से जा सकते हो। हालांकि ये भी आपका इलेक्ट्रिक मिलता है पीछे का इंक्लाइन वाला, लेकिन ये जो सीट आगे पीछे होगी ये आपकी मैनुअली होगी। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे कंफर्ट के लिए आपको एक ट्रे होल्डर मिल जाता है, कप होल्डर मिल जाता है। तो कंफर्ट और स्पेस की कोई कमी नहीं है। ऊपर अच्छी खासी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। यहाँ पे एम्बिएंट लाइट मिल जाती है, जो रात को ज़्यादा ग्लो होती है दिखाई देती है। सो जैसे ही हम गेट खोलते हैं आगे का, तो इसमें सारी बेल्स एंड विसल्स आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाती है। सबसे अच्छी चीज़ आपको इसमें मेमोरी सीट्स भी मिल जाती है। 2 मेमोरी सीट्स आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली उसको सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप मीटर देखते हो तो फिर आपको पूरा डिजिटल मिलेगा, वो भी पूरा आपका डिजिटल मिलेगा। 10.25 इंच स्क्रीन, JBL का पूरा ऑडियो सेटअप। यहाँ की तरफ आपकी इलेक्ट्रिक सीट्स, आगे पीछे सारी आपको इलेक्ट्रिक मिलेंगी। सीट्स जो है वो वेलकम फीचर के साथ आती है, मतलब कि आप गाड़ी में बैठते हो तो वो पीछे हो जाती है आपको बैठाने के लिए, और जैसे ही आप पुश बटन दबाओगे तो ये सीट्स ऑटोमेटिकली आगे चली जाती है। आपकी जो सीट्स मेमोरी के हिसाब से सेव होती है। बूट को आप 3 तरीके से ओपन कर सकते हो। पीछे रिक्वेस्ट सेंसर से, यहाँ से आप ये वाला बटन दबा के, या फिर आप अपना कीज। इलेक्ट्रिक बूट आपको पीछे की तरफ मिल जाता है, जो इजीली आपका बटन दबाते ही ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो JBL की आपको ब्रांडिंग दिखेगी। तो इसके अंदर सारा सिस्टम, जो भी स्पीकर सिस्टम आते हैं, पीछे की तरफ जो आपकी बेस ट्यूब है, ये सारा आपका JBL ऑडियो सिस्टम है। और ये जो सीट्स है, आपको अगर इंक्लाइन करना है तो आप इनको ऐसे इंक्लाइन भी करके बैठ सकते हो कंफर्ट के जोन पे। तो जैसे ये हमने बूट स्पेस के लिए थोड़ा सा आगे की तरफ कर रखा है, अगर आपको पीछे करनी है तो आप इसको पीछे करके ऐसे इंक्लाइन करके भी आराम से बैठ सकते हो। अगर पूरी गाड़ी पैक है तो इसके अंदर 6 जने ही बैठ पाएंगे। हालांकि टोयोटा बोलता है कि हमारे पास एक और हेडरेस्ट है, आप इसको निकाल के यहाँ पे ऐसे इसको प्लेस कर सकते हो। अगर आपको 6 लोगों को बैठाना है तो 7 लोगों को बैठाना है, लेकिन 6 लोग ही कंफर्ट में बैठ पाएंगे। 1-2 यहाँ, 2 बीच में और 2 आगे की तरफ। और जब आप इसको यूज ना करो, आप इसको यहाँ पे टांग सकते हो। पीछे की तरफ आप देखते हो ना, तो फिर आपको बिल्कुल इन्विक्टो जैसा ही स्टाइल मिलता है। हालांकि इन्विक्टो ने इसकी कॉपी करी है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जो सफिशिएंट होते हैं गाड़ी के लिए। यहाँ पे आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, ये फुटरेस्ट, ये जो साइड का आपका रनिंग बोर्ड है, इसमें ये जो आपको फुटरेस्ट टाइप मिल रहा है, ये जो है आपका पार्ट ऑफ एसेसरीज है। ये क्लैडिंग भी एसेसरीज है, तो काफ़ी एसेसरीज इसमें लगवानी पड़ती है भाई, अगर आपको ये गाड़ी आज की डेट में चाहिए तो ये आपको इंजन देखने को मिल जाता है, जो इसका हाइब्रिड इंजन है, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रिक मोटर आती है फ्रंट अंडर सीट्स के नीचे, और बाकी साथ में कंबाइंड इंजन है 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन। इसके अंदर आपको मिल जाती है 184 bhp, और कंबाइंड जो आपको टॉर्क मिलता है 205 Nm ऑफ टॉर्क मिल जाता है, जो सफिशिएंट है आपको एक गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी को आगे मतलब पुल अप करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा लैग फील होता है एज़ कम्पेयर टू डीजल। अगर आप किसी ने पहले क्रिस्टा चला रखी है तो उसको लगेगा कि यार गाड़ी उठ नहीं रही, लेकिन 1-2 सेकंड के बाद आपको लगेगा कि हाँ भाई गाड़ी के अंदर पावर है, वो काम कर रही है अपना। 52 लीटर ऑफ आपको इसमें पेट्रोल टैंक मिल जाता है, जिससे आपकी खूब अच्छी खासी एफिशिएंसी निकल के आती है। कम से कम एक टैंक में आपकी 1000
1000 किलोमीटर के आसपास चल जानी चाहिए। कुछ लोग थोड़ा सा कह सकते हैं कि यार जब ये KU 100 के अंदर यहाँ पे गियर नॉब आया था तो लोगों ने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया था, और जब यहाँ i10 में भी आता था पहले, और जब इनोवा में आया है हाई क्रॉस में, तो सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो वो अपना पर्सनल प्रेफरेंस हो रहता है। यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है दोनों तरफ की। जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो आपको फील नहीं होगा, क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर तक गाड़ी जो है वो आपकी हाइब्रिड पे ही चलती है, मतलब EV मोड पे चलेगी। आपको सामने लिखा भी आ जाएगा जब ये गाड़ी EV मोड पे चल रही होगी, तो ये EV मोड लिखा हुआ है, यानी ये EV पे चल रही है। और हमारा डोर खुला हुआ है, डोर को बंद कर देते हैं अभी। और सीट बेल्ट्स का आपको सबका दिखाता रहेगा कि किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी, सातों के सातों पैसेंजर्स के लिए। सो अभी तक तो गाड़ी EV मोड पे ही चल रही है। मेरे ख्याल से ये 1 किलोमीटर के आसपास आपकी उस पर चलती है, लेकिन हम चला के लाए थे कहीं से, तो अब ये गाड़ी में इंजन नॉइज आनी चालू हो गई, यानी अब आपकी ये इको मोड पे चल रही है, जो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा नीचे की तरफ, इको मोड। तो इसके अंदर मोड्स भी आते हैं, आप अपना चेंज कर सकते हो मोड वगैरह, अपने हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ड्राइव मोड, तो ड्राइव मोड में जैसे ही मैंने इसको चेंज किया तो फिर वो ड्राइव मोड से इको से हट जाता है, पावर मोड में आ जाता है। पावर मोड में आपको एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है थोड़ी, और कलर भी चेंज हो जाता है, तो बेटर आप इको में चलाओ। ये सीट बेल्ट मैंने जानबूझ के नहीं लगाई थी थोड़ी दूर के लिए, आपको दिखाने के लिए कि सीट बेल्ट की नॉइज कितनी अनोइंग है इसके अंदर, वो रुकेगी नहीं, आपको बताती रहेगी कि आप सीट बेल्ट पहनो पहनो पहनो, नहीं तो दिक्कत है। तो चलो मैं पहन, जगहों पे मेरे को क्वालिटी ऑफ मटेरियल थोड़ा सा नीचे इंफीरियर भी लगता है, जैसे डैशबोर्ड के नीचे की तरफ हो या फिर ऊपर का ये वाला पार्ट हो। हालांकि यहाँ पे लेदर वगैरह लगा के पूरा उसको कवर अप किया गया है, लेकिन जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी मेरे को इतनी खास लगी नहीं। और स्पेशली अगर आप इन स्विचेस की बात करोगे, यहाँ पे ये जो पावर विंडो स्विचेस के आसपास का जो मटेरियल है, ये भी कोई इतना एक्सपेंसिव अच्छा फील होता नहीं है, थोड़ा सा चीप फील होता है। ऑब्वियसली जो गाड़ी है वो सेफ तो है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो बॉडी पैनल है वो क्रिस्टा से जो कंपेयर अगर आप करते हो तो आपको थोड़े से हल्के फील हो। जो भाई पहले क्रिस्टा चलाते होंगे उनको पता होगा, गाड़ी के अंदर जो आता है वो लेडर ऑन फ्रेम होती थी। अब ये वाली जो गाड़ी है वो आपकी मोनोकॉक के ऊपर है, तो ऑब्वियसली आपको स्टेबिलिटी अच्छी मिल जाती है, और राइड कंफर्ट भी पहले से मेरे को बेटर ही लगता है। बस वो है कि थोड़ा सा स्टिफीनेस कम हो गई है, तो कुछ लोगों को स्टिफीनेस ज़्यादा अच्छी लगती है, कुछ लोगों को कंफर्ट, तो मेरे को कंफर्ट की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड हूँ, तो मेरे लिए ये गाड़ी अच्छी है ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू क्रिस्टा। लेकिन कुछ डीजल लवर्स होंगे उनको ऑब्वियसली क्रिस्टा ही पसंद आई। खाने की बात करूँ तो बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव फील होती है, ऑटोमेटिक AC है, तो ऑब्वियसली सबको अपना अपना टेम्परेचर अपना सेट करने का मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात, इसका स्टीयरिंग बहुत ही ज़्यादा लाइट है, और जब हम इसको एकदम अपना टर्न लेते हैं तो जैसे आप टर्निंग रेडियस कह लो या कुछ भी कह लो, वो बहुत ही अच्छे से इसमें काम करता है, कि बहुत ही छोटा टर्निंग रेडियस है इसका, तो छोटी सी जगह में भी ये गाड़ी मुड़ जाती है। मतलब जितनी बड़ी गाड़ी है ये आपको फील नहीं होता कि ये उतनी बड़ी गाड़ी है। और इसमें RPM मीटर आता नहीं है इसके अंदर, आप क्योंकि ये हाइब्रिड गाड़ी है तो आपको दिखेगा यहाँ पे 4 G को पावर। जैसे ही मैं थ्रॉटल डाउन करूंगा ये पावर सडनली एक जर्क फील होगा और पावर अपनी पूरी आ जाएगी, और सामने बीचों बीच आपको ट्रिप मीटर दिख रहा होगा। एवरेज की बात करें तो एवरेज इसमें आराम से निकल के आ जाती है 16-17 सिटी के अंदर। कंपनी क्लेम करती है 23 की, तो हमको 16-17 इजीली मिल जाती है, चाहे आप गाड़ी को तेज चलाओ धीरे चलाओ कैसे भी आप चलाओ। और लेवल 2 एडास इसके अंदर आता ही है कि साइड में आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर सिस्टम भी मिल जाता है, आगे से कोई गाड़ी आएगी तो इमरजेंसी ब्रेक, कोलिजन वार्निंग, ये सारी मिल जाती है। अभी जैसे आपने देखा मीटर पे लाइट जल रही थी क्योंकि हम लेन चेंज हो रही थी, तो एक जर्क भी फील होता है। अगर आप स्टीयरिंग व्हील छोड़ के भी अगर गाड़ी चलाना चाहो, बट सामने लेन होनी चाहिए, उसके बिना नहीं। जैसे ये लेन के अंदर है गाड़ी, आप देखो अभी स्टीयरिंग अपने आप रिस्पॉन्स करके राइट की तरफ चला गया, और जैसे ही सेंटर में रहने की कोशिश करता है, हम राइट की तरफ कोशिश करते हैं लेकिन फिर से स्टीयरिंग लेफ्ट की तरफ आ जाता है। बाकी आपको पार्किंग के लिए यहाँ पे 360 का कैमरा मिल जाता है, तो जैसे कुछ आसपास आपको जैसे ऑब्स्टिकल दिखाई देगा तो फिर ये ऑन हो जाते हैं लेफ्ट और राइट दिखाने के लिए। लेकिन इसकी क्लैरिटी बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू हुंडई एंड क्रेटा, सेल्टॉस, ये सब, तो इसकी क्लैरिटी थोड़ी सी कम है। ये थोड़ा सा बेटर हो सकता था, हालांकि इन्होंने बड़ी टच स्क्रीन दे दी, वही बड़ी बात है, लेकिन इसकी क्लैरिटी आप बात करो तो वो कम है। इसका जो रिस्पॉन्स है टच एंड फील का वो काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत। सो इस गाड़ी पर हमने पहले सोचा था PPF करें, लेकिन हमने सोचा व्हाइट कलर है तो गो फॉर सेरेमिक, तो इसके ऊपर हम लोग सेरेमिक कराने वाले हैं। सेरेमिक के बाद मैं आपको लुक दिखा दूंगा क्या लुक आता है। तो हमने गाड़ी को पूरा वॉश कर लिया अच्छे से, और वॉश करने के बाद अभी हम इसके ऊपर कर रहे हैं, पहले कंपाउंडिंग हो चुकी है, अब डायरेक्ट चल रही है सेरेमिक। डायरेक्ट नहीं चल रही है, बेसिकली हमने IPA से क्लीन करा है। हाँ। IPA वो है जो डॉक्टर सुई लगाने से पहले या फिर सुई वगैरह को साफ अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, वो चीज़ हमने उससे साफ करा, जिससे कि जो भी कंपाउंड का रेसिड्यू होता है ऑयल, बेसिकली ऑयल को हमें हटाना सरफेस से, ताकि ये स्टिक कर सके, बॉन्डिंग बना सके सरफेस के साथ। ये जो सेरेमिक है हमारी, आप देख सकते हो हम लोग यूज करते हैं नॉर्टन की सेंट गोबिन, जो ग्लास बनाता है बेसिकली। तो AIS और ये कंपनी बनाती है। तो सेरेमिक होता क्या, लिक्विड ग्लास? लेकिन सेरेमिक एक लिक्विड फॉर्मेशन होती है जिसका केमिकल जो कंपोजिशन है वो सिलिका है। अच्छा। SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अच्छा। सिलिका एक कंपाउंड, एक एलिमेंट है
जो सूखता है, जैसे सूख जाएगा तो वो ग्लास फॉर्म में आ रहा है, हाँ वही मतलब, वही चीज़ है। तो इस तरीके से पूरी एप्लीकेशन की जाती है इसके ऊपर। Basically, हमें यूट्यूब वगैरह में दिखाया जाता है कि भैया ऐसे लगाओ, टू एंड फ्रो मोशन में लगाओ, हाँ। ऐसे लगाओ। बेसिकली मेन चीज़ ये है कि शहर में ईच एंड एवरी पार्ट पर वो आ जानी चाहिए। मेन मोटिव है, चाहे वो उसको एक्स फॉर्म में लगाओ, वाई फॉर्म में लगाओ, चाहे जेड फॉर्म में लगाओ, किसी भी फॉर्म में लगाओ, बेसिकली वो हर एक सरफेस पे आ जानी चाहिए। हर पार्ट मतलब बेसिकली सेरेमिक को कवर हाँ, करना हाँ। चाहिए। मतलब जैसे कि फेंडर है तो फेंडर का पूरा सरफेस जो है हाँ। वो कवर्ड हो जाए। तो इसकी कितनी कोटिंग करेंगे गौरव भाई? इसकी हम 2 कोटिंग करेंगे, हाँ। और ग्लासेस पे भी करेंगे। तो और हेडलाइट्स वगैरह सब? हाँ, हेडलाइट, टेललाइट्स वगैरह सब कुछ, मतलब अलॉय भी होगी, टायर छोड़ के एक्सटीरियर से सब कुछ होगा। बाकी सारे पार्ट होते हैं सब कुछ। तो इसमें टाइम तो लगता है प्रोसेस में। ये गाड़ी मेरे पास काफ़ी देर से खड़ी हुई है, तो फिर इस पर सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब बस सेरेमिक की पहली लेयर चल रही है, फिर उसके बाद इसको इस हमारी इस वाली मशीन से बेक करेंगे। हाँ इसको अराउंड हर एक पार्ट को 3 से 4 मिनट पे बेक करेंगे, 75 डिग्री पे, 70 डिग्री पे, इतना डिग्री पे हम बेक करेंगे हर एक पार्ट को। 1.5 मिनट भी होता है किसी किसी पार्ट का, 2 मिनट भी होता है, 3 मिनट भी होता है। मतलब हम मैक्सिमम टाइम जो है वो 3 मिनट का है कि पर पार्ट को 3 मिनट मिलने चाहिए। तो आधा घंटा इसमें लग जाएगा, पूरा आधा पौन घंटा। पौना घंटा और रुक कर सिर्फ सेकंड लेयर लगाएंगे। वैसे तो कहते तो ये है कि भैया आप जितना हो सके उतना टाइम के बाद सेकंड लेयर लगाओ, थर्ड लेयर लगाओ। जैसे कि हम 12 घंटे रुक जाए, 12 घंटे के बाद जो, क्योंकि नेचुरल क्योरिंग भी मिलनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में कस्टमर रुकता नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत हो रही है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा। तो कंपनियां भी ऐसी सेरेमिक बनाती है कि जल्दी जल्दी सूखे। तो अब हम लोग बेक करने वाले हैं सेरेमिक को 70 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको बेक करेंगे हम थोड़ी सी, मतलब 4-5 मिनट के लिए एटलीस्ट इसको बेक करना पड़ेगा। तो जब भी आप सेरेमिक कराओ आपको पता होना चाहिए कि एक IR हीटर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विंटर्स के अंदर स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेरेमिक होती है ये गर्मियों में तो सूख जाती है, लेकिन विंटर्स में काफ़ी इसमें टाइम लग जाता है। तो हम लोग इससे बेक कर देते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे। सो पूरी सेरेमिक गाड़ी के ऊपर हो चुकी है, और हमने ओवरनाइट इसलिए रखी थी ताकि सेरेमिक अच्छे से स्टिक हो जाए बॉडी पेंट के ऊपर। तो आपको भी अगर सेरेमिक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो द डिटेलिंग हीरोज।